तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यू ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम देख रहे होंगे इस वर्कशॉप में। यूआई यूएक्स क्या होता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूआई यूएक्स में, कुछ यूआई यूएक्स की टिप्स, और कुछ फिग्मा मतलब एक डिज़ाइन टूल, यूआई यूएक्स टूल है, उसके बेसिक्स पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मतलब आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप लोग ज़्यादातर डेवलपर्स ही होंगे, मतलब कोड करते होंगे, और यूआई यूएक्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पहले ये बता देता हूँ। देखो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी टाइम फ्रीलांसिंग भी की है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया है। मतलब काफ़ी जगह खाली कोड कोड भी किया है, काफ़ी जगह खाली डिज़ाइन भी किया है, काफ़ी जगह दूसरों के बनाए हुए डिज़ाइंस पे काम किया है। तो जब आपको फिग्मा, एडोब एक्सडी या स्केच जैसे टूल्स की बेसिक नॉलेज होती है, तो जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है बनाने के लिए कहीं भी, तो वो आपको एक डिज़ाइन देते हैं, और उस डिज़ाइन को आपको कोड में चेंज करना होता है। तो आपको उस टूल के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये कैसे काम करता है, हम इसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ताकि हम अच्छा कोड लिख पाएँ, मतलब सिमिलर हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जैसा डिज़ाइन है वैसा ही आप कोड कर पा रहे हो या नहीं। और एक डिज़ाइन को कोड में चेंज करने के लिए इन सब चीज़ों की आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप आगे आगे दिखते जाओगे कि जो भी मतलब कैसे आप कर सकते हो सब। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया इसका काम खराब शायद। ठीक है, व्हाट इज़ यूआई यूएक्स, एक बार मैं देख लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, व्हाट इज़ यूआई यूएक्स से स्टार्ट करते हैं। यूआई यूएक्स एक्चुअली है क्या? तो यूआई क्या होता है? किसी भी चीज़ का यूआई जो हम देखते हैं, जो ग्राफिकल लेआउट होता है कोई भी प्रोडक्ट का, एक मतलब वेबसाइट है, वो आपको जो सामने दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, वो उसका यूआई होता है। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस उसका वो होता है जो आपको दिख रहा है। उसके बटन्स, उसके टेक्स्ट कैसे हैं, कलर कैसे यूज़ किए हुए हैं, वो सब यूज़र इंटरफेस में काउंट होता है। मतलब एक यूज़र जिन चीज़ों से जो चीज़ें देख पाता है उनको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ऐसे ही वो हर एक एनिमेशन, हर एक ग्राफिक्स जो उस पर यूज़ हुए, वो वो यूज़र इंटरफेस पे मतलब काम आते हैं। इसमें यूज़र इंटरफेस जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आपको फायरफॉक्स का टैब दिख रहा होगा। तो ये जो हमको जो जो चीज़ें दिख रही हैं, जो टेक्स्ट दिख रहा है, जो लोगो दिख रहा है, जो भी ग्राफिक्स दिख रहे हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं, ये सब यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स हैं। इनको यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब आप कोड में एक एक एलिमेंट बनाते हो, ऐसे ही हम डिज़ाइन में, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में एक एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं और कोडर्स उन चीज़ को, प्रोग्रामर्स उन चीज़ को कोड करते हैं। ठीक है, तो वो सब होते हैं क्या बोलते हैं उनको, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स। वही यहाँ पे लिखा है, कंसिस्ट ऑफ बटन्स, टेक्स्ट, नोटिफिकेशंस, फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट आता है मतलब एक एक्सेसिबल, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, यूज़र एक्सपीरियंस पे की बात करते हैं। यूआई यूएक्स, फिर एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। यूएक्स क्या हो, अब यूआई तो आप समझ गए, यूएक्स क्या चीज़ होती है। यूएक्स होता है मतलब वो जो आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, एक ऐप यूज़ कर रहे हो या एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी पूरी जर्नी उस ऐप के थ्रू, आप पहले लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, वो सब जर्नी एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है। वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। मतलब जैसे आपने गूगल पे गूगल की वेबसाइट ओपन की और सबसे पहले आपको मतलब google.com सर्च किया, तो सबसे पहले आपको एक सर्च बार नज़र आएगी। तो जाते ही आप सर्च बार पे क्लिक करोगे, वो एक यूज़र एक्सपीरियंस है। मतलब यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। कोई वेबसाइट है जो टूटी फूटी है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और ये काफ़ी मेजर फैक्टर होता है कि एक बिज़नेस कितना ज़्यादा कितने ज़्यादा मतलब उस पर वो है। जैसे एक स्टार्टअप है, तो एक स्टार्टअप ने एक प्रोडक्ट बनाया, और अगर उस प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो प्रोडक्ट जो है वो मतलब बहुत आगे जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। बट अगर उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली लोग उसको यूज़ करना बंद कर देंगे और वो बहुत मतलब पीछे जाएगा। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग क्या, डिस्कॉर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं हम में से, मतलब इस कम्युनिटी में जितने लोग हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि डिस्कॉर्ड का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं है, और व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो वही ये होता है कि
इट कंसिस्ट्स ऑफ यूज़र इंटरेक्शंस विद द प्रोडक्ट। एक यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है एक प्रोडक्ट के साथ, वो यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होता है। यूज़र एक्सपीरियंस एक मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर यूज़र इंटरफेस और जो भी हम कोड करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर आती हैं। यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर जब आप कोड करते हो किसी चीज़ को, स्क्रीन का लोड टाइम वो भी एक यूज़र एक्सपीरियंस है। अगर एक स्क्रीन का लोड टाइम या एक बटन क्लिक करने के बाद लोड टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। और वहीं आपने मान लो आप एक चीज़ कोड कर रहे हो और एक आपने एपीआई पे कुछ रिक्वेस्ट किया और वहाँ से वापस आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके बीच में जो टाइम है उस टाइम पे आप स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हो या एम्प्टी स्क्रीन है, मान लो आपने स्क्रीन पे एक लोडर लगा दिया, तो यूज़र को पता है कि मुझे इस इधर रुकना है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है, बट आपने लोडर नहीं लगाया और कुछ भी नहीं है, बस यूज़र ने रिक्वेस्ट की, एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। वो एक बुरा यूज़र एक्सपीरियंस है और उसको यूज़र को पता ही नहीं मुझे इधर कितनी देर रुकना है या कुछ होगा भी या नहीं, तो वो स्क्रीन छोड़ के चला जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट को बहुत मतलब आपकी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ये सब आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू हो गया होगा यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइंड बाई हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू इंटरेक्ट विद द यूआई एलिमेंट्स। मतलब एक जगह पे बटन चाहिए, मतलब एक जगह पे लिंक डालना है, उसकी जगह आपने बटन डाल दिया, तो वो एक अलग यूज़र एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूज़र को पहले से पता होता है लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा और बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। तो इंटरेक्शंस प्लस एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट को बहुत मतलब दूर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है यू आई यू एक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक यूजेबिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी डिसाइड करता है उसका यूज़र एक्सपीरियंस। कस्टमर्स को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, वो सब चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर आती हैं। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहोगे तो आपके पास दो तरह की वो होते हैं, मतलब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जब इंटरेक्ट करते हो तो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस बहुत टफ होता है यूज़ करना, कमांड्स डालनी पड़ती हैं, तो मैक्सिमम लोग वो यूज़ करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि कमांड्स डालनी पड़ती हैं। और लोग प्रेफर करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करना, आइकन्स पे क्लिक करके किसी ऐप को ओपन करना। ठीक है, ये सब चीज़ें कस्टमर एक्सपीरियंस। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपका इसमें और स्टार्टअप्स के लिए मैंने जैसे आपको बताया किसी भी प्रोडक्ट के इनिशियल फेज में उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने से वो प्रोडक्ट बहुत दूर तक जाता है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स की एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो प्रोडक्ट्स अपने यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से, हाँ, स्टार्टिंग में ना क्या होता था, गूगल और याहू दो सर्च इंजन होते थे हमारे पास, बट गूगल का जो यूज़र एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। वो एक रीज़न था गूगल सर्च इंजन्स में सबसे आगे आया, क्योंकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। आपका बिजनेस का सक्सेस रेट भी उस प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। अब कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप अपनी, अगर किसी को इंटरेस्ट है UI UX में, तो वो कैसे अपनी जर्नी उसमें स्टार्ट कर सकता है। और एज ए डेवलपर भी आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि UI UX क्या होता है। फिर उसके बाद हम फिग्मा के बेसिक्स पढ़ेंगे, जिससे आप मतलब अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, मतलब UI क्या होता है और UX क्या होता है। तो अब एक डिफरेंस UI में, कुछ भी चीज़ मतलब जो आपको दिख रही है वो अच्छी है बुरी है, बट वो यूज़र इंटरफेस है, और उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। मान लो वो दिखने में बहुत अच्छी है बट यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब है, हो सकता है। और मान लो दिखने में उतनी अच्छी नहीं है बट यूज़र एक्सपीरियंस बुरा है, वैसा भी हो सकता है। तो ये एक टॉय होता है, मतलब बचपन में आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर से और ये सब बोल रहा है आई लव इट मी टू, बट जो यूज़र है एक्चुअली जिसके लिए लाया गया है उसको क्या दिख रहा है। तो ये एक मतलब आप समझ सकते हो UI और UX के बीच में आपको थोड़ा आइडिया होगा। फिर जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एक केचप की बोतल होती है, दो टाइप्स की होती है, एक स्क्वीज़ करने वाली और एक जिसमें ऊपर से हो मतलब अ, वो बड़ा होता है, मतलब आपने देखी होंगी दोनों टाइप की बोतल। अब उनका UX हम देखते कैसा है। जो फर्स्ट वाली बोतल है, उसको जब आप केचप डालने के लिए डालते हो तो बहुत सारा केचप इधर उधर चला जाता है, या जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए उतनी नहीं मिलती, तो ये एक बुरा यूज़र एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वीज़ करने वाली, जिससे बहुत कम क्वांटिटी आती है और आप एक अच्छे से उसको मतलब अपने उस पर स्प्रेड कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा मतलब पता चल रहा होगा UI UX के बारे में। नॉट मतलब सिर्फ वेबसाइट्स और ऐप्स के रिलेटेड नहीं, इन जनरल लाइफ में कोई भी अगर चीज़ है उसके रिलेटेड मतलब आप इन चीज़ों को देख सकते हो उनसे रिलेट करके।
फिर अब स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो बेसिक्स ऑफ यूएक्स। यूएक्स कुछ नहीं है, यूएक्स बस एक सेंस है, मतलब एक साइकोलॉजी है कि ह्यूमंस चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यूएक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर्स भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, मतलब जैसे यूएक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं हम उनका यूज़ करके, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक फ़ोन की रिंग टोन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है उस कंपनी के मतलब प्रोडक्ट के लिए। किसी भी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जब एक मैसेज आता है तो उसकी एक आवाज़ अलग तरीके की होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट आता है, उसकी आवाज़ एक अलग तरीके की होती है। तो वो एक सेंस, मतलब हियरिंग सेंस से आप उस प्रोडक्ट का पता कर सकते हो, तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस है। फिर इसमें आता है यूएक्स रिसर्च, एक चीज़ होती है कि आप कोई भी अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों से पता करना पड़ता है, प्रोटोटाइप्स बनाने पड़ते हैं। फिर एक बार वो प्रोडक्ट बन जाता है, फिर लोगों से फीडबैक लेके आप उसका यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो ये मतलब बेसिक्स बेसिक्स होते हैं यूएक्स के। जब आप चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हो तो तब आपको पता लगने लगता है, चीज़ों को आप जज करने लगते हो कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस सही है या ख़राब है। तो ऐसे मतलब आप यूज़र एक्सपीरियंस एक पढ़ाई भी है बट एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, जो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जब इसमें एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी कि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर्स को कैसे पढ़ते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च क्या होते हैं, कैसे फीडबैक्स लेते हैं कस्टमर से, वो सब अ, इंसान चीज़ों को यूज़ करता है, वो सब पैटर्न्स पढ़ने होते हैं, वो सब करना होता है। तो उसके बाद आता है यूज़र एक्सपीरियंस। एक बार किसी चीज़ का आपको एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, फिर आपने मतलब एक प्रोडक्ट बनाना है किसी कंपनी के लिए, उस प्रोडक्ट की आप रिसर्च करते हो, सब कुछ करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर आता है उसका स्टेज नंबर 2, वो होता है यूआई डिज़ाइन करना। अब जो भी आपने मतलब स्केच बनाया, प्रोटोटाइप बना लिया उस ऐप का, अब उसमें आपको उसको डिज़ाइन करना है, एक यूआई डिज़ाइन करना है। तो उसमें इसकी यूआई आपको सीखने के लिए आपको बेसिक बेसिक चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कि मतलब कंट्रास्ट के बारे में कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी, जब डेवलपर्स एक विदाउट एक यूआई के कोई भी प्रोडक्ट बनाते तो उनके कलर्स बहुत पंची होते हैं, आंखों को चुभने वाले। तो वो हम यूआई इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा पता करके कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए। जैसे कोई कलर है, एक रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। वाई इज़ फेसबुक यूजिंग ब्लू फॉर फेसबुक लोगो। और अगर कोई भी और चीज़ है जैसे फाइवर है, वो अपने के लिए ग्रीन क्यों यूज़ करता है, ये सब कलर्स कुछ कुछ सिंबलाइज करते हैं, और वो कंपनीज इन कलर्स को यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को दिमाग में रख के कि हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा। कलर्स बहुत मैटर करते हैं यूआई डिज़ाइन में। फंड्स होगी, मतलब आप कैसे फंड्स यूज़ कर रहे हो, फंड्स भी बहुत कुछ सिंबलाइज करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। टाइपोग्राफी कैसी है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं यूआई के अंडर। यूएक्स डिज़ाइंस एंड इंटरेक्शन, फिर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट यूआई डिज़ाइन टूल्स। तो एक बार यूआई डिज़ाइन के बारे में आपको बेसिक बेसिक पता चल गया, फिर आप उनके कुछ टूल्स आप यूज़ कर सकते हो यूआई डिज़ाइन बनाने के लिए। यूआई डिज़ाइन आप किसी भी जिसमें आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो, ऐप, वो ऐप यूज़ कर सकते हो। पुराने ज़माने में जब यूआई यूएक्स का कंसेप्ट नहीं होता था बहुत पहले, तो लोग यूज़ करते थे, मतलब इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे, कई लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे डिज़ाइन बनाने के लिए, यूआई डिज़ाइन बनाने के लिए। फिर जब ये प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा लोग यूआई यूएक्स में होने लगे तो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। जैसे एडोबी ने अपना निकाला एक यूएक्स टूल, यूआई यूएक्स टूल, जिसको बोलते हैं एडोबी एक्सडी। एक फिग्मा करके एक टूल है, स्केच करके एक टूल है। तो आज हम फिग्मा के बारे में मतलब सीख रहे होंगे इसके बाद। जब हम कुछ कॉमन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आप अगर अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख सकते हो किसी चीज़ का यूआई बनाने के लिए। सबसे पहले कॉमन कॉमन यूआई डिज़ाइन मिस्टेक्स, अननेसेसरी इनकन्सिस्टेंसी इन यूआई एलिमेंट्स। मतलब जब आप यूआई एलिमेंट्स बनाते हो, जैसे आप गूगल के सारे प्रोडक्ट्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब आप ड्राइव में होते हो और गूगल फ़ोटोज़ में होते हो या गूगल सर्च में होते हो, तो आप देखोगे गूगल का लोगो सब जगह सेम कलर का रहता है, सब जगह मतलब कंसिस्टेंसी होती है। डिज़ाइन, गूगल एक डिज़ाइन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करता है, उसको बोलते हैं मटेरियल डिज़ाइन। तो हर साल वो अपने मतलब
इस साल हमारे पास वो हर साल अपने डिज़ाइन को अपग्रेड करते हैं और एक नया डिज़ाइन अपने डिज़ाइन सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। वो डिज़ाइन सिस्टम उनकी कंसिस्टेंसी सारे ऐप्स में मतलब वो दिखाता है, एक ब्रांड की मतलब इमेज बनाता है दिमाग में कि हाँ गूगल होगा तो ऐसे 4-5 कलर्स होंगे। एप्पल हो गया तो वो बिल्कुल वाइट ब्लैक कलर्स यूज़ करते हैं हर जगह, हर उनके वेबसाइट्स पे, उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके ऐप्स में। आप देखोगे कंसिस्टेंसी होती है उनकी फंड्स और उनके बटन्स और जो भी मतलब कलर्स वो यूज़ करते हैं उसमें। लैक ऑफ टेक्स्ट हायरार्की, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट हायरार्की और वो सब क्या होता है, और कंफ्यूजिंग आइकन्स, कंफ्यूजिंग आइकन्स क्या कैसे आप अपने मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ये सब। तो ये एक एग्जांपल है अननेसेसरी इनकन्सिस्टेंसी इन यूआई एलिमेंट्स। तो ये भी ऊपर एक कार्ड है, नीचे भी एक कार्ड है, सेम टाइप के कार्ड है, बट इनमें देखो कैसे इनकन्सिस्टेंसी है। ऊपर इमेज बड़ी है, नीचे इमेज छोटी है, और जो फंट है वो अलग अलग साइज़ की है, ऊपर कुछ और कलर है, नीचे कुछ और कलर है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है। आप इसको कंसिस्टेंट मतलब के रख के, अब हम इसकी मतलब ये सब फ्लॉज रिमूव करेंगे और देखेंगे कैसा लगता है फिर ये। अब देखो हमने इस कार्ड यूज़ किए, सेम कंसिस्टेंट कार्ड है, जैसा ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला। तो सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? डिसाइड ऑन ए कलर पैलेट एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस बटन्स, टेक्स्ट, लिंक्स, हेडर्स, फुटर एक्सेट्रा। तो जो भी आपके मतलब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप कलर पैलेट्स डिसाइड कर सकते हो कि ये कलर्स हमको यूज़ करने हैं, बटन्स एक टाइप के यूज़ करने हैं, टेक्स्ट, लिंक्स, हेडर्स ये सब एक टाइप के यूज़ करने हैं। अप्लाई द सेम फंट स्टाइल्स फॉर टाइटल पैराग्राफ्स एक्सेट्रा। जितने भी आपकी पूरी वेबसाइट पे या ऐप पे टाइटल्स होंगे वो सब एक फंट साइज़ और एक फंट वेट के होंगे, पैराग्राफ से एक फंट साइज़ और एक फंट वेट के होंगे, तो वो सब कंसिस्टेंसी में काउंट करते हैं। और अगर आप बटन्स यूज़ कर रहे हो तो वो बटन्स स्क्वायर हैं पूरी वेबसाइट पे, कहीं पे आपने स्क्वायर बटन यूज़ कर रखे, कहीं आपने राउंडेड बटन्स यूज़ कर रखे, तो वो इनकन्सिस्टेंसी होती है। आपको डिसाइड करना रहता है पहले कि आप कैसे वो यूज़ करोगे। और ये सब चीज़ें जिस एक कैटेगरी, इन सब को मिक्स करके मतलब इन ग्रुप ऑफ दीज थिंग्स, ये सब एक चीज़ के अंडर आती हैं जिसको बोलते हैं डिज़ाइन सिस्टम्स। तो आगे अगर टाइम मिला तो बताऊँगा डिज़ाइन सिस्टम और वो सब भी क्या होता है। अब नेक्स्ट, इससे क्या फ़ायदा होता है मतलब कंसिस्टेंट चीज़ें यूज़ करने से? कंसिस्टेंसी इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ए कोहेरेंट डिज़ाइन अलाउज यूजर्स टू लर्न हाउ टू नेविगेट देयर वे अराउंड योर प्रोडक्ट मच फास्टर। इन डूइंग सो यू एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद द यूज़र एंड क्रिएट ए मोर स्ट्रीमलाइंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर देम। तो वही ये बोल रहा है कि मान लो आपने आपको पता है कि एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। एक रेड बटन है तो आपको पता होगा वो एक कुछ खतरे की निशानी सिंबलाइज कर रहा होगा कि अगर मैं रेड बटन पे क्लिक करूँगा तो वो पक्का या डिलीट या कैंसिल कुछ होगा। ऐसे ही ये चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर मतलब हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसे ऐसे होता है। तो वो कंसिस्टेंसी आपको देखनी पड़ती है, वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है कुछ भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त। नॉर्मली आपको अगर डिज़ाइनर नहीं भी बनना तो आप जब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन करोगे तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो काफ़ी अच्छा एक आप अपना बना सकते हो मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट या क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो भी होगा। ठीक है, लैक ऑफ टेक्स्ट हायरार्की। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मतलब ऊपर वाली टेक्स्ट बहुत छोटी है, फिर ये सब टेक्स्ट बहुत बड़े है कार्ड के साइज से, तो ये देखने में उतना प्लीजिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये देखो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट हायरार्की यूज़ की, सबसे मेन जो टेक्स्ट होती है उसका साइज़ बड़ा होगा, फंट वेट ज़्यादा होगा, उससे जो लेस इम्फोसाइज करने वाली टेक्स्ट होगी उसका साइज़ भी छोटा होगा और फंट वेट भी कम होगा। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करती हैं और यूज़र इंटरफेस अच्छा बनता है देखने में। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है जब आप डिज़ाइन करते हो कुछ भी, या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हो या यूआई डिज़ाइन कर रहे हो। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सिंस टेक्स्ट सर्व्स एज द मेन, हाँ मतलब जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो एक मेन सोर्स होते हैं आपके, जो जब मान लो आपका एक प्रोडक्ट है, आपने एक लिंक डाल रखा है एक जगह पे www.product.com, आपकी वो वेबसाइट है। जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, सबसे पहले उसको जो सबसे पहली चीज़ दिखेगी वो आपकी वेबसाइट पे एक हीरो इमेज और हीरो टेक्स्ट दिखेगी। वो टेक्स्ट कैसी आपने लगाई है वो बहुत मैटर करता है आपके प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर के लिए। आपके पास ऐसा कहा जाता है कि कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके मतलब प्रोडक्ट का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी यूज़र के ऊपर। और आपने काफ़ी इनकन्सिस्टेंट और काफ़ी गंदी टाइपोग्राफी या टेक्स्ट यूज़ कर रखी हैं तो वो काफ़ी बुरा गलत इम्पैक्ट डालती है एक यूज़र के ऊपर। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप विज़िट करो विकीपीडिया, एक तरफ आप विकीपीडिया यूज़ करो
ओपन करो। ठीक है। अब क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है तो यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइनर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ कोडर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप मतलब देख सकते हो कि कैसा है इसका वो सब। आप मतलब क्या प्रेफर करोगे, एक ये वाला या मैं कोई बाईजूस में आर्टिकल खोलता हूँ, कुछ भी सेम आर्टिकल, और ये उतना भी अच्छा नहीं है, मीडियम पे जाते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी देखोगे, सेम चीज़ आप यहाँ भी देखोगे, बट यहाँ पे आप देखोगे कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देखो, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फंट वेट ज़्यादा किया है, बाकी सब जगह सेम सेम फंट यूज़ कर रखा है। काफ़ी मतलब देखने में काफ़ी प्लीजिंग नहीं लगता, बट यहाँ पे हेडिंग काफ़ी अच्छी है, और सब हेडिंग्स और वो सब उन पे कम एम्फेसाइज करने के लिए सबसे जल्दी आप जब इसको देखोगे UI UX डिज़ाइन ट्रेंड्स ऑफ 2022 आपको नज़र आएगा। मतलब आपकी आंखें उन चीज़ों को कैच कर रही हैं, मतलब सबसे पहले आपकी नज़र इस पे पड़ेगी, फिर इस पे पड़ेगी, उसके बाद इस पे पड़ेगी। आपको मेरा माउस पॉइंटर तो दिख रहा है ना? तो उसके बाद आपकी नज़र इस पे पड़ेगी, फिर जो जैसे जैसे टेक्स्ट की वो साइज़ कम होता जाता है वैसे वैसे हमारी नज़रें उस चीज़ को कैच करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एक प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर के लिए। फिर हम आगे आ जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास कंफ्यूजिंग आइकनग्राफी। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो मेक श्योर कि आप एक स्टाइल के आइकन्स यूज़ करो, जैसे यहाँ पे फील्ड है, फिर ये लाइंस वाला, ऐसे मतलब इनकन्सिस्टेंट आइकन्स भी यूज़ नहीं करने। काफ़ी गंदा एक यूज़र एक्सपीरियंस और काफ़ी गंदा UI भी दिखता है अगर आप इनकन्सिस्टेंट आइकन्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो हमने कंसिस्टेंट आइकनग्राफी यूज़ कर रखी है और कितना सही लग रहा है वो। तो ऐसे ही मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को आप दिमाग में रख के अपना जब भी कोई पर्सनल प्रोजेक्ट या कुछ भी डिज़ाइन करना हो तो आप कर सकते हो। अब बहुत हो गया, मतलब UI UX काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया आप। तो अब हम आते हैं मेन काम पे, जो है फिग्मा। फिग्मा कैसे यूज़ करना है और वो सब। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एक बार चैट में बता दो। एक बार चैट में बता दो आप लोग। तो हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रही है ना फिग्मा से? तो फिग्मा पे अभी ये सब स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको प्रेजेंट की। बैक जाते हैं और एक आप तब तक अगर figma.com पे जाके, मोस्टली आपका अकाउंट होगा ही, नहीं है तो जा सकते हो आप, अपना अपना अकाउंट बना सकते हो जितने देर में स्टार्ट करता फिग्मा पे। अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो अपना माइक भी ऑन कर सकता है, कोई डाउट्स हैं तो आप बीच में भी पूछ सकते हो वैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले फिग्मा ने अभी अपना लेटेस्ट अपडेट लाया है जिसमें उन्होंने डार्क मोड भी सपोर्ट कर रखा है। पहले डार्क मोड नहीं होता था फिग्मा पे, तो हम डार्क मोड पे आ जाते हैं। इससे मुझे आदत नहीं है डार्क मोड की। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये एक सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा और काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको स्टार्ट करनी हो तो आपको सबसे पहले एक फ्रेम लेना होता है। फ्रेम पे सब कुछ होता है, तो फ्रेम के लिए आप या तो इस टूल पे क्लिक कर सकते हो और फ्रेम पे क्लिक कर सकते हो, या सीधा आप अपने कीबोर्ड पे F प्रेस करोगे तो फ्रेम आपके पास आ जाएगा। फिर आप उस फ्रेम का साइज़ यहाँ पे जो भी आप जिस साइज़ का आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको साइड पे फिग्मा एक ऑप्शंस देता है आपको किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करना है, तो आप वहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। सबको दिख रहा है ये फ्रेम्स वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है? वहाँ पे क्लिक करने पे आप आईफोन्स, अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो आप वहाँ पे मोबाइल के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। आपको आईपैड्स डिफरेंट साइजेस के, लैपटॉप्स के डिफरेंट साइजेस, फिर ट्विटर पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फ़ोन्स के डिफरेंट साइजेस, और प्लग इन के आइकन्स, और जो भी आपको मतलब A4 A5 जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हो आप। तो हम यहाँ नॉर्मली
क्या इसकी क्वालिटी काफ़ी बेकार है क्या, दिख नहीं रहा आपको? एक काम करता हूँ, रुक जाओ। स्क्रीन का एक छोटा पार्ट शेयर किया। हाँ रुक रुक, मैं जूम कर लेता हूँ इसमें। ये जूम होता भी है या नहीं? जूम तो हो ही जाता है। कंट्रोल प्रेस। नहीं नहीं। हाँ अब देखना एक बार, दिख रहा है या नहीं? इसके पीछे दिख रहा है। तो ये साइड पे लेयर पैनल्स आता है, आपने अगर कोई भी फ्रेम ड्रॉ कर रखा है तो वो आपको लेयर पैनल्स में दिखेगा। मेरी लेयर गायब हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर लिया है। तो मैं नया नया फ्रेम बना लेता हूँ एक। जूम करके काफ़ी बुरा हो जाता है तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ वापस से। मैंने कभी जूम किया नहीं। ठीक है, तो आपने एक फ्रेम ले लिया, फिर आपको इसमें कुछ बेसिक टूल्स मिलते हैं जो किसी भी आपको डिज़ाइन वाले किसी भी ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक पेंसिल टूल होता है, पेन टूल होता है। फिर आपको नॉर्मल शेप्स मिलती हैं और लाइंस मिलती हैं। फिर आप कोई भी मतलब पॉलीगॉन आपको बनाना है, कुछ भी बनाना है तो, और डिफरेंट फ्रेम्स। टेक्स्ट टूल मिलता है आपको। फिर ये पैन टूल मिलता है, मतलब हैंड टूल इसको बोलते हैं, जिससे आप यहाँ पे मूव कर सकते हो विदाउट किसी भी चीज़ को वो करने के अलावा। आपको फ्रेम पे जूम इन जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल व्हील दबाओगे तो वो उस पर जूम इन जूम आउट हो जाता है फ्रेम पे। ऐसे ही अब सबसे पहले यहाँ पे जो मूव टूल आता है उससे आप चीज़ें नॉर्मली मूव कर सकते हो। नॉर्मली ये टूल हमारे पास हमेशा रहता है, मूव टूल। मूव टूल के नीचे आ गया स्केल टूल, जिससे आप स्केल कर सकते हो। फिर फ्रेम आपको पता चल गया, स्लाइस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब शेप्स, नॉर्मली शेप्स बनाने के लिए आप जब उसको लेके स्ट्रेच करोगे तो शेप बन जाएगी। अब इसको अगर आपको एक परफेक्ट वो बनाना है, मतलब आप स्ट्रेच करोगे वो रेक्टेंगल बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो जब आप शिफ्ट के साथ उस चीज़ को प्रेस करोगे तो वो एक परफेक्ट शेप बनेगी, स्क्वायर या एक, अगर मैं सर्कल भी बनाता हूँ तो एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए मुझे स्क्वायर प्रेस करना पड़ेगा, बट वो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। पर अगर मैं शिफ्ट प्रेस किए बिना अगर एक बनाता हूँ सर्कल, तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। ये देखो, ये एक सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहा, बट अगर मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो वो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी कंफ्यूज करता है क्योंकि ये कहीं लिखा भी नहीं होता कि आप परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट सर्कल कैसे बना सकते हो। ये हो गया। उसके बाद लाइंस के लिए आप शिफ्ट से नॉर्मल लाइन खींचोगे तो वो कहीं भी जाएगी, बट आपको अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ आप उसको अगर स्ट्रेच मतलब लेके जाओगे तो वो परफेक्ट लाइन बनेगी। किसी भी एंगल में आपको ले जाना है उसको। ठीक है। अब लाइन हो गया, वो हो गया, एरो हो गया, पॉलीगन आप देख सकते हो, पॉलीगन आपने ड्रॉ किया, फिर यहाँ से आप उसके साइड्स चेंज कर सकते हो, 3 साइड 4 5 जो भी आपको करनी है। और शिफ्ट के साथ करोगे तो वो परफेक्ट शेप बनेगी, मतलब चारों डायमेंशन सेम होंगी। ट्राइंगल आ गया आपके पास। अब आपके पास पेन टूल आ गया। पेन टूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनने पहले कोई डिज़ाइन टूल यूज़ किया होता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आप मतलब काफ़ी बेकार सा लगता है शुरू शुरू में यूज़ करना, बट एक बार आप सीख गए तो काफ़ी सही लगेगा। तो पेन टूल का स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यूज़ करना आ जाएगा। पेंसिल टूल, नॉर्मल पेंसिल जो भी आपको कैसे भी ड्रॉ करना होगा वैसे आप कर सकते हो। और फिर टेक्स्ट टूल आ जाता है, टी प्रेस करने से आता है, काफ़ी यूज़फुल रहता है ये तो। कुछ भी आपको टाइप करना हो या मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। फिर मैं आपको साइड पैनल्स भी दिखाऊंगा कि साइड पैनल्स की क्या रोल है। टेक्स्ट पे प्रेस किया और काफ़ी ज़्यादा जूम आउट है। तो आप बस टाइप करना स्टार्ट करो, वहाँ से हो जाता है। तो टेक्स्ट टूल से हम साइड पैनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिग्मा पे अगर आप सबने ये ऊपर वाले टूल्स हो गए, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आप सबने रिएक्ट यूज़ किया है कभी, या कोई भी कंपोनेंट वाली कोई भी चीज़ यूज़ की है, तो फिग्मा आपको ऐसे मतलब पूरा कोड के जैसे सारे फीचर्स आपको देता है। आप एक कंपोनेंट फिग्मा में बना सकते हो और उस कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ, एक बटन कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। ये हमने एक बॉक्स ले लिया और टेक्स्ट BUTT में, ठीक है। ये एक बटन आ गया हमारे पास, मान लो।
तो ये एक बटन आ गया। अब एक एक वेबसाइट या एक ऐप में एक बटन आप बहुत जगह यूज़ करते हो, तो उस बटन को एक बार, अब हमेशा हमेशा बटन बनाते नहीं रहोगे, मतलब एक कंपोनेंट बना लोगे तो फिर उसको यूज़ करोगे, जैसे आप HTML में यूज़ करते हो स्लैश बटन ऐसे करके। तो और अगर आप कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, मान मान लो मटेरियल यूआई या चक्रा यूआई यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसे एक बटन लिखते हो, फिर उसके अंदर जो भी लिखते हो, क्लिक मी, फिर बटन लिखते हो। तो ये आपके पास एक कंपोनेंट होता है, इसको कंपोनेंट बोलते हैं कोडिंग में। तो ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसे ही फिग्मा में आप कंपोनेंट बना सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर एक स्क्वायर, चार स्क्वायर ऐसे कुछ बना आएगा, उस पर आप क्लिक करने से कंपोनेंट बना सकते हो। अब ये चीज़ एक कंपोनेंट बन गया है। अब आप अपने एसेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिखने लगेंगे, तो आपको अब मल्टीपल टाइम्स बटन इंपोर्ट करना है तो आप उतनी बार बटन यूज़ कर सकते हो। दिख रहा है सबको? उतनी जितनी बार आपको बटन यूज़ करना है। अब आप अगर कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी आप रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास करते हो जिससे उसके स्टाइल्स चेंज होने लगते हैं। तो ऐसा ही एक फीचर फिग्मा में भी है। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर दोबारा से जाओगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ऐड वेरिएंट, मतलब एक डिफरेंट वेरिएंट इसी बटन का। तो ये इस बटन को एक कलर दे देते हैं, मान लो ये हमारे पास प्राइमरी बटन है, तो इसको नाम दे देते हैं हम, कलर चेंज करते हैं इसके, वाइट, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बेकार है। ये हमारे ब्रांड का एक प्राइमरी बटन आ गया, तो मैं इसको नाम दे दूंगा लेयर्स में जाके, नाम कहाँ दे देते, डिफ़ॉल्ट पे जाके आप इसको प्राइमरी वन डिफ़ॉल्ट लिखा है, प्रॉपर्टी वन डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे जो है ना करंट वेरिएंट डिफ़ॉल्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो PRIMARY प्राइमरी बटन, ठीक है। फिर आप सेकंड बटन पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दोगे। यहाँ साइड पैनल से आप कलर व्यू कर सकते हो, और कलर चेंज किया मैंने, इसको वाइट कर देते हैं। तो ये इस बटन को आपने नाम दे दिया डेंजर, डेंजर। और एक और वेरिएंट बना लेते हैं हम, जिसका नाम हम रख देंगे, फिल को कैंसिल करके स्ट्रोक कर देते हैं और टेक्स्ट को ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया आउटलाइन, इसको नाम दे देते हैं आउटलाइन। तो अब आपको एक आपके पास बटन है, उसके इतने 3 वेरिएंट्स हैं, आपको ये यूज़ करना है। तो आप एसेट्स में जाओगे, आपको एक जगह पे बटन लेना है, मान लो एक वेबसाइट के किसी कॉर्नर पोर्शन पे, तो आप बटन को क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करोगे, और अब आपको दूसरा वेरिएंट सेलेक्ट करना है, डेंजर या आउटलाइन। तो आप साइड पैनल से जाके डेंजर वाला वेरिएंट चूज़ कर सकते हो या आउटलाइन वाला वेरिएंट चूज़ कर सकते हो। अब बटन पे आपको लिखना है कि क्लिक मी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक दूसरा वेरिएंट लेना है, डेंजर, डेंजर ले लेते हैं हम, कैंसिल। अब ये हो गया। बट अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं इसको साइड से खींच रहा हूँ छोटा बड़ा करने के लिए। तो फिग्मा में जैसे आपके पास ये आप एक कोड में जब आप इसको करोगे तो आप क्या करोगे, एक बॉक्स लोगे, या बॉक्स मान लो डिव लोगे, एक डिव के अंदर टेक्स्ट लिखोगे, फिर उस डिव को फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे के उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसको सेंटर करोगे। फ्लेक्स से कैसे सेंटर करते हो आप, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके करते हो, वैसे ही फिग्मा में भी होता है। आपको मान लो एक मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टी जिससे बटन, ठीक है, बटन है। तो आप यहाँ पे जाओगे और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है। साइड पैनल पे ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ऐड ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट मतलब जो भी कोड में आप जब फ्लैक्स या ग्रिड यूज़ करते हो ना, वो लेआउट्स होते हैं। तो ऐसे ही आप इस पर ऑटो लेआउट करोगे तो ये आपके लिए एक लेआउट बना देगा। ये आपका आ गया अलाइन आइटम्स टॉप और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आप, आपको साइड वाला कॉर्नर दिख रहा है, वहाँ पे आप अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करते हो तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब मैं इसको एक बैकग्राउंड फिल दे देता हूँ, वाइट नहीं, इसको ग्रीन दे देते हैं, और इसमें ये इंक्रीज करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारी पैडिंग इंक्रीज, ठीक है। अब मान लो पैडिंग इंक्रीज होगी। अब अगर इस बटन को मुझे
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लैपटॉप पे जो होंगे उनको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जो फ़ोन पे होंगे उनको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। बटन पे आप अब क्लिक करने के बाद मतलब आपको इस बटन को एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फिर हम इस कंपोनेंट को बार बार यूज़ करेंगे। तो आप देखना मुझे उसको एडिट नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो कंपोनेंट वो रहेगा हमेशा। अब मैं इसको ये कंपोनेंट हमारे पास बन गया। लेयर्स एसेट्स में गया, फ्रेम टू, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ आ गया, ये बटन आ गया हमारे पास। बटन को मैंने यहाँ ड्रॉप किया और इस पर क्लिक किया, SUCC। ये देखो अब ये टेक्स्ट के हिसाब से छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये ऑटो लेआउट पे है। तो अगर मैं इसको खाली लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड तो उतना बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर मैं अब इधर इसका दूसरा एक वेरिएंट बना देता हूँ, जिसका कलर मैं ग्रीन से कुछ और रख देता हूँ, ये रख देता हूँ, तो अब मैं इस पर क्लिक करके इसका दूसरा वेरिएंट लूँगा, डिफ़ॉल्ट की जगह वेरिएंट 2 लूँगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स और चीज़ें बना सकते हो फिग्मा में। तो आगे दिखाता हूँ। मतलब एक रेक्टेंगल लिया, एक और रेक्टेंगल लिया, तो अब इन दोनों को मुझे अलाइन करना है। तो आप एक फ्लेक्स में दो डिव लोगे, डिव फर्स्ट वाली को फिल कर दोगे, हाइट विड्थ दे दोगे, ये उसकी हाइट आ गई, ये हाइट आ गई उसकी, ये विड्थ आ गई। अब इसको सेंटर लाइन करने के लिए आप उसको सेंटर लाइन प्रेस करते हो, ऐसे फिग्मा में आप सेंटर लाइन कर सकते हो। इसका कोड देखने के लिए आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको सारा कोड देखने मिलेगा, कलर्स जो भी होंगे। ऐसे ही आप पूरे पूरे डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो फिग्मा में। मतलब जितने भी अभी मतलब फिग्मा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड है फिग्मा, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है। जो भी आपके पास बाकी टूल्स आते हैं जैसे एडोब XD आ गया या स्केच आ गया, वो सब ब्राउज़र बेस्ड नहीं है और वो सब लिमिटेड है। जैसे XD लिनक्स पे रन नहीं करता और स्केच आपका सिर्फ मैक OS पे रन करता है। ऐसे ही फिग्मा सब जगह, मतलब आप ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हो इसको, आप इसके लिए ऐप भी आता है, इसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास आईपैड है तो आप आईपैड OS पे भी इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये क्रोम में चल जाता है। तो ऐसी मतलब बेसिक्स तो आपको थोड़े समझ आ गए होंगे। उसके बाद फिग्मा में एक ऑप्शन रहता है प्रोटोटाइपिंग का। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, मतलब आपने कुछ ऐप बना लिया। एक बार मैं आपको जाके दिखाता हूँ कुछ। फिग्मा में एक फिग्मा कम्युनिटी आती है जहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो फिग्मा कम्युनिटी पे जाके मैं आपको कुछ एक ऐप का प्रोटोटाइप दिखाता हूँ। ऐप प्रोटोटाइप, ये एक फूड डिलीवरी ऐप है, इसको हम देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हो ही रहे होगे ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब मैं प्रोटोटाइप दिखाने के बाद आपको थोड़े बेसिक कोर्सेज बता दूंगा जिसमें आप UI UX में स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे इसको क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा मतलब होने ही वाला है। तो इसका हम प्रोटोटाइप पे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा है ये। तो प्रोटोटाइप इसका हम रन करके देखते हैं, क्रैश ना हो बस। एज ए डेवलपर मैक्सिमम टाइम आपको प्रोटोटाइप ही यूज़ करना रहता है क्योंकि आपको जो डिज़ाइन वाला पोर्शन होता है वो डिज़ाइनर्स ही संभालते हैं। तो आप थोड़ा देख लो कि प्रोटोटाइप कैसे रन होता है, क्या क्या होता है प्रोटोटाइप में वगैरह। तो ये एक फूड डिलीवरी ऐप है, इसकी ये होम स्क्रीन आ गई। तो अब होम स्क्रीन पे क्लिक करके देखो, अब यहाँ पे क्लिक करके आपको पता चलेगा। इसको होम, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा ऐप जैसे एक नॉर्मल ऐप होता है उसकी तरह ये चल रहा है। अब इसके बाद अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्च बार ओपन हो गया। फ़िल्टर्स, सर्च नियर बाई, ऐसे मतलब आप देख सकते हो कि पूरे ऐप से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। बट ये कोड नहीं है, ये एक डिज़ाइन है और उस पूरे डिज़ाइन से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो एज जैसे वो, जैसे कि वो कोड हुआ है। तो इससे आप प्रोटोटाइपिंग से मतलब आप उस पूरे ऐप को, फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग के मतलब काफ़ी अच्छे टूल्स हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब पूरा एज ए जैसे एक नॉर्मल ऐप रन होता है वैसे ये चलता है हमारे पास।
तो अब हम वापस अपनी उस पे आ जाते हैं, अपनी स्लाइड्स पे। किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हो आप लोग। जो मैं पहले स्लाइड्स आपको दिखा रहा था वो एक प्रोटोटाइप ही थी, वो मैं एक प्रोटोटाइप रन कर रहा था। फिर से हम उस पर जाके देख लेंगे एक बार। तो ये आपको कॉमन मिस्टेक्स पता चल गई थी। अब रिसोर्सेज थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ कि आपको अगर यूआई यूएक्स स्टार्ट करना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो इन सब के बारे में। यहीं से दिखा देता हूँ, मतलब कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। एक ये कोर्स जो है गूगल का कोर्स है, ये एक ये कोर्स मैंने भी किया था, मतलब स्टार्ट करने से पहले। काफ़ी अच्छा कोर्स है, बट ये एक इसमें आपको बेसिक्स सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जैसे फाउंडेशन ऑफ यूआई यूएक्स डिज़ाइंस और वो सब चीज़ें। काफ़ी बड़ा कोर्स है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप पूरा करने पे आओ। मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट काफ़ी अच्छा कोर्स है। 7 कोर्सेज हैं एक कोर्स के अंदर। काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको इसको करने में, मतलब 2 महीने के अराउंड अगर आपको स्टार्ट करना है। फिर यूडेमी पे ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैंने काफ़ी बार सुना है इसके बारे में। और मतलब ये सारे कोर्सेज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो इनके बारे में।